बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोआगुलेशन को डिस्कस करना है आज हमने। कोआगुलेशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है कि जिसमें हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म में ब्लड होता है ना, लिक्विड ब्लड चेंज्ड इनटू सेमी सॉलिड एंड देन इनटू सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है कोआगुलेशन के। पहले हमारे पास जो, अगर कभी भी हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे अगर इंजरी हो जाती है तो इंजरी के दौरान हमारे पास मोर रिस्क होता है कि यहाँ से ब्लड लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को रेजिस्ट करने के लिए हमारे पास जो लिक्विड ब्लड होता है ना, तो वो पहले वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है और फिर सॉलिड फॉर्म में एक प्लग बना देता है जिसको हम बोलते हैं कोआगुलेशन। ठीक है, तो कोआगुलेशन में मेनली हमारे पास हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स को सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लेटलेट्स जो हैं वो क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है इसमें हमारे पास मल्टी पोटेंट स्टेम सेल जो हैं वो हमारे पास माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल में चेंज होते हैं। ठीक है, लिम्फोइड हमारे पास ये एक डिफरेंट लीनिएज है जो कि आगे टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स प्लस नेचुरल किलर सेल बनाती है। तो ये अलहदा बात है। हमने बात करनी है माइलॉइड स्टेम सेल की। तो माइलॉइड स्टेम सेल में हमारे पास सबसे पहले हमने रेड ब्लड सेल को डिस्कस किया था। तो रेड ब्लड सेल के लिए हमारे पास जो लीनिएज होती है अरिथ्रोपोइसिस, अरिथ्रोब्लास्ट, देन रेटिकुलोसाइट्स एंड देन अरिथ्रोसाइट्स, ये बात हमने कर ली थी। आज हमने प्लेटलेट को डिस्कस करना है। तो प्लेटलेट के लिए थ्रोम्बोपोइसिस हमारे पास जो होती है ये पहले बनाती हैं मेगा कैरियोब्लास्ट, देन मेगा कैरियोसाइट, और ये मेगा कैरियोसाइट ही हमारे पास प्लेटलेट्स कहलाती हैं। यहाँ पे दो बातें आपको मैं बताऊंगा कि हमारे पास जो, जैसे कि अरिथ्रोब्लास्ट जो अरिथ्रोसाइट्स थे, रेड ब्लड सेल थे, उनके लिए स्पेसिफिक हमारे पास जो अरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन को इंक्रीज करता था हमारे पास कौन सा हार्मोन था, वो था हमारे पास अरिथ्रोपोइटिन। इसी तरह से थ्रोम्बो, हमारे पास जो थ्रोम्बोपोइसिस जो प्लेटलेट को ज्यादा प्रोड्यूस करवाता है वो हमारे पास होता है थ्रोम्बोपोइटिन। ठीक है जी, थ्रोम्बोपोइटिन। और ये जो आपके पास केमिकल है ये रिलीज होता है या तो किडनी से रिलीज होगा और या हमारे पास ये लीवर, यहाँ से ये रिलीज होता है। ठीक है, तो थ्रोम्बोपोइटिन स्पेसिफिक है प्लेटलेट की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है जी, अब एक बात होगी। और दूसरा यहाँ पे एमसीक्यूज ये हो सकता है कि हमारे पास अगर बोन बायोप्सी की जाती है तो बोन बायोप्सी के ऊपर हमारे पास जो माइलॉइड लीनिएज में सबसे लार्ज सेल पड़े होते हैं वो मेगा कैरियोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे लार्ज साइज के जो सेल होते हैं वो प्लेटलेट के प्रीकर्सर होते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज आ सकता है जब वहां पे बायोप्सी में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे बड़े सेल जो होते हैं वो मेगा कैरियोब्लास्ट होते हैं। फर्दर जब ये आगे प्लेटलेट में डिवाइड होते हैं, प्लेटलेट बन जाते हैं, तो फिर ये हमारे पास छोटे छोटे सेल रह जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास प्लेटलेट्स में क्या क्या चीजें आएंगी, तो यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स सबसे पहले जैसे हमने रेड ब्लड सेल को पढ़ा था सेम उसी तरह से हमारे पास ये जो होते हैं ये ए न्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है जी, ए न्यूक्लिएट मतलब कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स। ठीक है, और डिराइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। लाइफ स्पेन इनका 8 to 10 डेज है। ठीक है, 8 to 10 डेज इनका लाइफ स्पेन है। ये बात जो है ये आपको कि 8 से 10 दिन के बाद ये जो होंगे वो दोबारा से न्यू जनरेशन होगी। 8 से 10 दिन के बाद ये डेड हो जाते हैं। When activated by endothelial injury, aggregate with other platelet and interact with fibrinogen to form platelet plug। ये इसका एक्टिवेशन का प्रोसेस है, ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बाकी हमारे पास ये जो प्लेटलेट है ना, इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि
यहाँ पे अगर हम प्लेटलेट को खोलते हैं ना तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पे ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं। इसके अंदर हमारे पास ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास एक को हम कहते हैं अल्फा ग्रेन्यूल्स, ठीक है, और दूसरे हमारे पास होते हैं डेंस ग्रेन्यूल्स। दो किस्म के होते हैं, ठीक है। जो अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं ये रिलीज करते हैं वोन विलीब्रेंड फैक्टर प्लस फाइब्रिनोजेन, ठीक है। और डेंस ग्रेन्यूल्स की जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो आपके पास है मेनली कैल्शियम, एडीपी एंड प्लस सेरोटोनिन, ठीक है जी। ये दो किस्म के ग्रेन्यूल्स होते हैं, डेंस ग्रेन्यूल्स कैल्शियम एडीपी और सेरोटोनिन प्लस हिस्टामिन, ठीक है। कैच से याद कर सकते हैं, निमोनिक उन्होंने दिया हुआ है सी से कैल्शियम, ए से एडीपी, एस से सेरोटोनिन और एच से हिस्टामिन। एंड अल्फा ग्रेन्यूल्स वोन विलिब्रेंट फैक्टर, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रोनेक्टिन एंड प्लेटलेट फैक्टर 4 हमारे पास ये रिलीज होते हैं। ये जो प्लेटलेट फैक्टर 4 है ना, इसको आपने भूलना नहीं है। दोबारा से मैं इसको रिकॉल करवाऊंगा, इसके रिलेटेड हमारे पास एक पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है बॉडी में, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेटलेट फैक्टर 4 जो है वो कहाँ से हमने बनाया था, ठीक है। तो ये प्लेटलेट के अंदर जो अल्फा ग्रेन्यूल्स है वहां पे प्लेटलेट फैक्टर 4 पड़ा होता है। अब जो बात यहाँ पे अहम है वो ये है कि अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ प्लेटलेट पोल इज स्टोर्ड इन द सप्लीन। तो जो हमारे पास सप्लीन है ना, सप्लीन की अगर हम बात करें तो ये पूरी बॉडी में 1/3 जो प्लेटलेट है ना वो स्टोर करती है, ठीक है। अगर किसी बंदे को ए सप्लीनिया है, ए सप्लीनिया का मतलब ये होगा कि उस बंदे के पास सप्लीन नहीं है, ठीक है। अगर उस बंदे के पास सप्लीन नहीं है तो क्या वो प्लेटलेट को जो स्टोर कर रही थी स्टोर करेगी? नहीं करेगी। अगर वो स्टोर नहीं करेगी तो प्लेटलेट क्या करेंगी? प्लेटलेट सारी की सारी सर्कुलेशन में आ जाएंगी, ठीक हो गया। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी बंदे को एसप्लीनिया है तो उस बंदे की बॉडी में किस तरह से, क्योंकि सप्लीन में स्टोर होते हैं, अगर कोई एसप्लीनिक पेशेंट है तो स्टोरेज जो प्लेटलेट होंगे वो सारे के सारे एक्सपोज हो जाएंगे और वो सर्कुलेशन में आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में प्लेटलेट जो होंगे वो सीरम में ज्यादा हो जाएंगे एसप्लीनिक पेशेंट में, ठीक है। और अगर कोई बंदा सप्लीनोमेगली का है कि उसकी सप्लीन जो है वो लार्ज हो गई है, अगर लार्ज है तो कैपेसिटी बढ़ गई है, साइज बढ़ गया है सप्लीन का, तो ज्यादा प्लेटलेट को रिसीव कर सकती है। तो ऐसा पेशेंट जो होगा वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ मिलेगा, मतलब कि उसकी प्लेटलेट का जो काउंट है वो कम मिलेगा। ये क्या बात है, दोबारा से मैं बता देता हूँ कि हमारे पास अगर ए सप्लीनिक पेशेंट है ना, ए सप्लीनिक पेशेंट, ठीक है, तो उसकी बॉडी में इंक्रीज प्लेटलेट सीरम में। और उसके अपोजिट अगर कोई पेशेंट सप्लीनोमेगली का है तो सप्लीनोमेगली की वजह से हमारे पास उस पेशेंट के सीरम में, ठीक है जी, डिक्रीज प्लेटलेट्स, ठीक है, सीरम में। किस तरह से होता है मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये सप्लीन है, तो सप्लीन एज अ रेजरवायर के तौर पे काम करती है कि ये प्लेटलेट को स्टोर करती है। अगर किसी पेशेंट की सप्लीन जो है वो लार्ज हो गई है, इसका मतलब है कि कैपेसिटी बढ़ गई है। नॉर्मली इसने कितनी प्लेटलेट को स्टोर करना था? 1/3 ऑफ द टोटल प्लेटलेट ऑफ द बॉडी। अगर ये साइज में इंक्रीज कर गई है तो अब ज्यादा प्लेटलेट को स्टोर करेगी, तो जिसके नतीजे में सीरम में प्लेटलेट जो होंगी वो कम हो जाएंगी, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है कि सप्लीनोमेगली में डिक्रीज प्लेटलेट इन सीरम। और अगर कोई पेशेंट एसप्लीनिक है, मतलब कि उसकी जो सप्लीन है वो काम नहीं कर पा रही, ठीक है, तो इन्फार्क्शन की वजह से, मतलब कि वो डेड हो चुकी है, तो क्या वो प्लेटलेट को स्टोर कर सकेगी? नहीं कर सकेगी। अगर स्टोर नहीं कर सकेगी तो सारी की सारी प्लेटलेट जो होंगी वो सीरम में आ जाएंगी, तो इस वजह से उसका प्लेटलेट जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ये बात थी, ये एमसीक्यूज आ सकता है दोनों चीजें रिलेट होके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि वो कह रहा है कि हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और डिक्रीज प्लेटलेट फंक्शन रिजल्ट इन पेटिकिया, कि अगर किसी पेशेंट को पेटिकिया है, मतलब कि उसकी प्लेटलेट का काउंट कम है, अगर उस बंदे की बॉडी में
प्लेटलेट कम है तो वो हमारे पास पटीकिया के साथ मिलेगा, मतलब कि उसकी स्किन के ऊपर रेड रेड डॉट मिलेंगे। ठीक है, ये जो बात है ना, इसको डिटेल में हम जब डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट में आता हूं तो वहां पे आपको बताऊंगा। अभी प्लेटलेट को देखते जाएं। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर रिसेप्टर जो है हमारे पास, वो रिस्पॉन्सिबल होता है जीपीआईबी के लिए, ये क्या बात है। और फाइब्रिनोजेन रिसेप्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है GP2B3 ए। ये दोनों की दोनों प्रोटीन जो होती है ना, वो हमारे पास प्लेटलेट में पड़ी होती हैं। और GP1B के लिए हमारे पास वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के ऊपर रिसेप्टर पड़ा होता है जो कि इसको रिस्पॉन्स करता है। और GP2B3A हमारे पास जो प्लेटलेट की प्रोटीन होती है, इसके लिए फाइब्रिनोजेन रिसेप्टर पड़ा होता है जो कि इसको रिस्पॉन्स करता है। किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, हम चलते हैं थ्रोम्बोजेंसिस में, मैं आपको बताता हूँ। थ्रोम्बोपोइटिन स्टिमुलेट मेगाकैरियोसाइट प्रोलिफरेशन, ओके हो गया जी। अल्फा ग्रेन्यूल्स कंटेन वॉन विलिब्रेंट फैक्टर प्लस फाइब्रिनोजेन फाइब्रोनेक्टिन एंड प्लेटलेट फैक्टर 4। तो वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास अल्फा में एफ आ रहा है तो जितने भी यहाँ से प्रोडक्ट रिलीज करवाएंगी ये ग्रेन्यूल्स, उन सब में एफ आ रहा है। फाइब्रिनोजेन में फैक्टर F4, फाइब्रोनेक्टिन। तो ये आपको इस तरह से कि हाउ थ्रोम्बोजेनेसिस अकर। तो यहाँ पे हमने बात शुरू की थी कोagulation से। प्लेटलेट के बारे में थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो गया कि प्लेटलेट क्या होते हैं। हमारे पास जब भी प्लेटलेट को मेन हम यूटिलाइज कब करती है बॉडी, जब हमने क्लॉट बनाना हो। तो क्लॉट कब बनेगा, जब किसी पेशेंट का एंडोथीलियल डैमेज होगा ना, तो ऐसी कंडीशन में दो हमारे पास प्रोसेस जो होंगे वो गो थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, एंडोथीलियल डैमेज, एंडोथीलियल सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंडोथीलियल सेल अगर मैंने कहा है तो ये आपके पास ब्लड वेसल मैंने बना दिए। ठीक है, ब्लड वेसल्स में हमारे पास एंडोथीलियल सेल पड़े होते हैं। तो अगर इंजरी हो गई है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो चुकी है, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है और ये आपको सेपरेट सेपरेट एंडोथीलियल सेल पड़े हैं। यहाँ पे डैमेज हो चुका है, तो डैमेज होने के नतीजे में जो कोआगुलेशन होनी है, जो क्लॉट बनना है, तो वो फर्दर हमारे पास टू प्रोसेस होंगे। पहला प्रोसेस क्या होगा, पहला प्रोसेस होगा हमारे पास प्लेटलेट एक्टिवेशन। ठीक है जी। और दूसरा प्रोसेस होगा हमारे पास फाइब्रिन फाइब्रिन प्रोडक्शन। ठीक है, और ये दोनों हमारे पास फाइब्रिन और एक्टिवेटेड प्लेटलेट एक्टिवेशन, ये दोनों फर्दर हमारे पास क्या बना देती हैं, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस, ठीक है। ब्लड क्लॉट जो होता है वो बन जाता है इन दोनों प्रोसेस की वजह से। और ये जो थ्रोम्बस होगा वो दोबारा हमारे पास यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट करवा दिया जाएगा, ताकि ये जो इंजरी है वो फर्दर प्रोसीड ना हो और यहाँ से जो ब्लड ओजिंग या ब्लड लीकिंग हो रही है वो ना हो। ठीक है, तो फर्दर इसी तरह से हम स्टेप वाइज चलेंगे कि सबसे पहले एंडोथीलियल डैमेज होने की वजह से हम करवाएंगे प्लेटलेट एक्टिवेशन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रोम्बोजेनेसिस और प्राइमरी हीमोस्टेसिस। ठीक है, दो नाम है इसके, इसको डिस्कस करेंगे और फिर आपको मैं बताऊंगा कि हाउ फाइब्रिन एक्टिवेटेड, फाइब्रिनोजेन जो है वो कन्वर्ट होती है फाइब्रिन में, तो ये प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम ब्लड वेसल बना लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ब्लड वेसल है और इसमें हमारे पास ये देखें एंडोथीलियल सेल जो हैं वो ये पड़े हुए हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे जो मैंने स्पेयर एरिया छोड़ा हुआ है, यहाँ से एंडोथीलियल सेल जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। और जब ये डैमेज हो चुके हैं ना, तो आपके पास एंडोथीलियल के नीचे वाला जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे सब एंडोथीलियल। ठीक है जी, ये आपके पास है सब एंडोथीलियल, एंडोथीलियल। और यहाँ पे मेन प्रोडक्ट पता क्या पड़ी होती है, यहाँ पे हमारे पास कोलेजन पड़ा होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जितना भी ब्लड है, ये जितना ब्लड है, ये सारा ब्लड जो है ना, वो आपके पास एक्सपोज हो चुका है किस चीज के लिए, सब एंडोथीलियल कोलेजन। तो ग्रीन जो आपके पास स्ट्रक्चर था ये क्या था, ये आपके पास है कोलेजन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कोलेजन। अब हमारे पास ये जो कोलेजन है ये एक्सपोज्ड है। अब अगर ये एक्सपोज्ड है तो इस एक्सपोज्ड कोलेजन के रिस्पॉन्स में हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो होता है ना, वो आपके पास इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। मुझे जाना पड़ रहा है, अच्छा जी। तो ये जो हमारे पास कोलेजन था,
एक्सपोज्ड कोलेजन हो गया, इसके साथ अटैच होगा वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। तो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर हमारे पास, इसके क्या क्या काम होते हैं, 3 काम है इसके, तो यहां पे लिखते जाएंगे और रिलेट करते जाएंगे जी। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, पहला काम इसका ये होता है कि ये हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारे पास जो फैक्टर 8 होता है, ठीक है, कोआगुलेशन फैक्टर जो होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फर्दर इसका क्या काम है कि ये आपके पास कंबाइन विद कोलेजन एंड प्लस प्लेटलेट, कि ये हमारे पास एक तरफ से अगर मैं कहूं कि ये प्लेटलेट है, ये प्लेटलेट है, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये एक्सपोज्ड कोलेजन है, तो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर दरमियान में होगा। ये हमारे पास आ गया जी वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। तो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एक तरफ से कोलेजन के साथ अटैच होता है और एक तरफ से प्लेटलेट के साथ अटैच होता है। फर्दर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का एक और काम है कि हमारे पास जब प्लेटलेट की एक्टिवेशन होती है, कि हमने जब क्लॉट बनाना है, थ्रोम्बस हमारे पास बनेगा, तो एक प्लेटलेट नहीं होगी बल्कि आपके पास डिफरेंट प्लेटलेट्स होंगी। तो इसके अलावा हमारे पास ये जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर होता है, ये फर्दर 2 प्लेटलेट्स के दरमियान में भी आके जुड़ सकता है। तो इसके 3 काम होते हैं। तो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की हमने बात की। अब वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो रिलीज होता है वो कहां से रिलीज होगा, हमारे पास ये जो एंडोथीलियल सेल हैं, ये एंडोथीलियल सेल, इनके पास वॉन विलिब्रेंट फैक्टर पड़ा होता है और यहां से ये रिलीज हो जाता है। मतलब यहां अगर इंजरी हुई है तो इसके साथ हमारे पास जो फर्दर बिल्कुल नियरली एंडोथीलियल सेल होगा ना, उसके पास वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है और वहां से ये रिलीज हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो प्लेटलेट हैं, ठीक है, ये मैंने एक प्लेटलेट बनाई, तो प्लेटलेट में भी हमारे पास वॉन विलिब्रेंट फैक्टर होता है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताने लगा हूं, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि फर्दर जब हमने पैथोलॉजी पे जाना है तो उसके लिए ये रिलेट कर रही है। तो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को हमने रिलीज करवा लिया, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, और इसके अलावा हमने यहां से भी वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को रिलीज करवा लिया। तो हमारे पास ये जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर रिलीज होता है ना, ये इन द फॉर्म ऑफ मल्टीमर रिलीज होता है। मल्टीमर मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक सिंगल नहीं होता बल्कि कॉम्बिनेशन में होता है। और ये मल्टीमर और ऑफ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर फर्दर आपके पास मोनोमर के, मतलब जब ये पहले मल्टीमर में था, बाद में ये आपके पास मोनोमर होगा। और यहाँ पे एक एंजाइम होता है कि जो कि मल्टीमर को मोनोमर में रिलीज करता है, वो आपके पास होता है एडम TS13। ये एंजाइम होता है जो कि मल्टीमर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को मोनोमर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर में कन्वर्ट करता है। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं TTP, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्परा, और इसमें हमारे पास ट्राइएड मिलता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, नीरल रीनल सिम्टम्स, और प्लस हमारे पास ये जो ब्लीडिंग की कंडीशन मिलेगी, ठीक है। फर्दर हम पढ़ेंगे जब हम पैथोलॉजी पे जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसकी मेन बेसिक क्या है, कि कहाँ पे ये यूटिलाइज हो रहा था, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कौन सी डिजीज हो सकती है। अब ये जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर मोनोमर आ गया, ये मोनोमर आएगा और हमारे पास यहाँ पे अटैच हो जाएगा जी। हमारे पास ये मोनोमर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो था वो अटैच हो जाएगा। अब फर्दर क्या होगा कि अब ये जो प्लेटलेट पड़ी हुई है सर्कुलेशन में, सारी प्लेटलेट जो हैं, वो प्लेटलेट जो होंगी इस वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ अटैच होंगी। लेकिन इसके साथ अटैच होने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है प्लेटलेट के पास, जिसको हम कहते हैं GP1B। GP1B ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे इसको हमने अटैच करवा दिया GP1B। और इसके साथ एक क्लिनिकल और ज्यादा पॉइंट ये है कि अगर किसी बंदे की बॉडी में GP1B, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि प्लेटलेट की सरफेस के ऊपर पड़ी होती है, इसकी डेफिशिएंसी है, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, ठीक है। दोबारा से मैं अपनी बात रिपीट करता हूं कि हमने कहा कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो था वो हमारे पास प्लेटलेट को पकड़ता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सबसे पहले एग्रीगेशन, सॉरी एडहीजन,
ठीक है जी। अडहीजन हो रही है किसके साथ? वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ। और किस प्रोटीन की मदद से? GP1B की मदद से। और अगर किसी बंदे की बॉडी में GP1B ग्लाइकोप्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो इस डिजीज को हम कहेंगे बर्नौड सोलियर सिंड्रोम। यहां तक बात हो गई। जब हमारे पास ये अडहीजन हो जाती है तो इस अडहीजन होने के बाद हमारे पास ये जो प्रोटीन प्लेटलेट है, तो प्लेटलेट में हमने शुरू से बात पढ़ के आए हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट पड़ी होती हैं। ग्रेन्यूल्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास अल्फा और डेंस ग्रेन्यूल्स। तो अब आपके पास ये जो डेंस ग्रेन्यूल्स हैं वहां से ये रिलीज करवाएगी एडीपी को एंड प्लस कैल्शियम। ठीक है जी। ये दोनों हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं यहां से रिलीज हो जाती हैं आफ्टर द कॉम्बिनेशन विद द वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। और फिर फर्दर एक और काम होता है कि हमारे पास ये जो प्लेटलेट की मेम्ब्रेन है ना, प्लेटलेट की मेम्ब्रेन से हमारे पास एक और प्रोटीन रिलीज होती है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2। और थ्रोम्बोक्सिन A2 का मतलब हमारे पास काम ये है कि ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, ठीक है, और प्लस प्लेटलेट की एग्रीगेशन में हेल्पफुल होती है। ये बात मैं इधर लिखता हूं और फिर आगे चलते हैं जी। थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज हुई और इसका काम क्या है? प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड प्लस हमारे पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हमारे पास हो क्यों रही है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इस वजह से हो रही है कि हमारे पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हमारे पास इस वजह से हो रही है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ब्लड जो है ना वो ना आए। तो हमारे पास इस वजह से होती, किधर थे हम? हाँ, यहाँ पे थे कि थ्रोम्बोक्सिन A2 एक तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, दूसरा प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई ताकि यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा है और अगर इंक्रीज फ्लो होगा तो ये जो हमारे पास पहले सॉफ्ट प्लग बनेगा ना, यहाँ पे जो अटैचमेंट हो रही है वो आपके पास ब्रेक डाउन ना हो जाए। इस नतीजे में हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन A2 वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है ताकि यहाँ पे कम ब्लड आए, ब्लड की कम सप्लाई आए। अच्छा जी, यहां तक हमने बात कर ली। अब इसके अलावा हमने एडीपी को रिलीज करवाया था। अब हमारे पास जो फर्दर ब्लड में प्लेटलेट पड़ी हुई हैं, ये एडीपी पता क्या करेगी? एडीपी के रिस्पॉन्स के लिए हमारे पास एडीपी रिसेप्टर पड़ा होता है फर्दर प्लेटलेट के पास, और इसका नाम होता है P2Y12। P2Y12 ये एडीपी का रिसेप्टर है, ठीक हो गया। और ये जो एडीपी होगा वो इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है जी। और जब इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके अटैच होने के बाद हमारे पास एक प्रोसेस होता है कि इंट्रा सेलुलर के प्लेटलेट के अंदर डिक्रीज साइक्लिक एएमपी, कि साइक्लिक एएमपी का लेवल डिक्रीज हो जाता है। फर्दर एक और दूसरा काम ये होता है कि इसके हमारे पास अदर प्लेटलेट के ग्लाइकोप्रोटीन पड़े होते हैं। जैसे GP1B ग्लाइकोप्रोटीन था ना, इसी तरह से फर्दर और ग्लाइकोप्रोटीन पड़े होते हैं हमारे पास, जो कि जैसे ही एडीपी एडीपी रिसेप्टर P2Y12 के साथ अटैच होगा तो ये जो प्रोटीन होंगी वो एक्सपोज हो जाएंगी। और जब ये एक्सपोज हो जाती हैं, और इनका नाम ये होता है कि ये इनको कहा जाता है GP2B, GP2B3A। ये हमारे पास प्रोटीन होती हैं, GP2B3A प्रोटीन होती हैं। और जैसे ही एडीपी रिसेप्टर के ऊपर लगा तो ये हमारे पास एक्टिवेट हो गई। और जब ये एक्टिवेट हो जाती हैं तो इसकी एक्टिवेशन होने के बाद हमारे पास ये प्रोसेस हो रहा होता है। ये प्रोसेस एक को नहीं करता, बल्कि हमारे पास डिफरेंट प्लेटलेट के सर्कुलेशन में जितनी भी प्लेटलेट हैं सब के ऊपर हमारे पास ये जो GP2B3A प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। और एक्टिवेट होने के बाद हमारे पास जब ये इस तरह से एक्सपोज हो जाती हैं तो ये एक दूसरे जो प्लेटलेट हैं उनको आपस में कनेक्ट कर लेती हैं, मतलब कि एग्रीगेशन होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे मैंने एक बात की थी कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो था, एक तो हमारे पास जो एक्सपोज्ड कोलेजन था उसके साथ अटैच होता था, और दूसरा हमारे पास ये जो प्लेटलेट हैं, प्लेटलेट में आपस में भी आके अटैच होगा। तो यहाँ पे जहाँ या तो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर होता है दो प्लेटलेट के दरमियान में, या आपके पास फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन हमारे पास ये दो प्रोडक्ट हैं जो कि प्लेटलेट्स को आपस में
एडहीजन करवाती हैं, एग्रीगेशन उनकी करवाती हैं। ठीक है जी। दोबारा से हम बात करते हैं, यहां से आगे बात करूंगा मैं कि जब हमारे पास GP1B को अटैच करवाया तो इसने ADP को और प्लस कैल्शियम को रिलीज करवाया। ADP फर्दर हमारे पास क्या करवाएगी, एक्टिवेशन करवाएगी अदर प्लेटलेट की, और ये रिसेप्टर पे जाके लगती है। प्लेटलेट के ऊपर रिसेप्टर होता है P2Y12। जैसे ही रिसेप्टर पे लगती है तो ग्लाइकोप्रोटीन जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, जो कि प्लेटलेट पे पड़ी होती हैं। कौन सी, GP2B3A ग्लाइकोप्रोटीन। और जब ये एक्टिवेट हो जाती हैं तो फर्दर प्लेटलेट के साथ सेम उसी ग्लाइको GP2B3A प्रोटीन के साथ हमारे पास बॉन्ड बनाती जाएंगी। कौन सी प्रोडक्ट यूज करेंगी बॉन्ड के दरमियान, हमारे पास या तो फाइब्रिनोजन या वॉन विलीब्रेंड फैक्टर। तो इस तरह से हमारे पास ये जो बॉन्ड बना है, सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले एडहीजन, कि ये हमारे पास एडहीजन का प्रोसेस हुआ। ठीक है। प्लेटलेट वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ अडहीर अडहीर हुई आके। अडहीर होने के बाद हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेशन। ठीक है जी। बाज बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है कि एक्टिवेशन एंड पे होती है, लेकिन फिर एक्टिवेशन होगी, और एक्टिवेशन होने के बाद हमारे पास फर्दर आपके पास एग्रीगेशन हो जाएगी। एग्रीगेशन हमारे पास जमा होना, इकट्ठे होना, तो एग्रीगेशन होगी। और ये हमारे पास जो एग्रीगेशन हो रही है प्लेटलेट्स की, वो सारी हमारे पास इस जगह पे आएंगी जिधर हमारे पास ये प्रोसेस था, जो डैमेज पार्ट था एंडोथीलियल का। और यहाँ से हमारे पास फर्दर जो सॉफ्ट एक प्राइमरी हेमोस्टेसिस प्लग जो है ना, वो बन जाता है। अब यहाँ पे जो हमने बातें डिस्कस की हैं, वो हमने ये की हैं कि एक बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम GP1B डेफिशिएंसी की वजह से, और एक हमने की TTP ये डेफिशिएंसी। इसके अलावा इसके रिलेटेड दो तीन बातें आपको बतानी है। GP2B3 अगर किसी बंदे की बॉडी में इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो बंदा है वो आपके पास है ग्लेजमैन थ्रोम्बस्थीनिया। ग्लेजमैन थ्रोम्बस्थीनिया। ठीक है जी। ये एक डिजीज होती है अगर किसी बंदे की बॉडी में GP2B3A की डेफिशिएंसी है। फर्दर एक और बात है, अगर हमारे पास ये तो इसकी डेफिशिएंसी है, अगर किसी बंदे की बॉडी में इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई हैं, ठीक है जी, अगर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें इधर इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब हमने फर्दर इसकी पैथोलॉजी पे जाना है तो आपको पता हो कि ये जो बात हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो तीन चार चीजें इसके साथ रिलेट हैं। एक तो ITP हो सकता है, ठीक है जी, ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और फर्दर हमारे पास ग्लैज़मैन थ्रोम्बस्थीनिया, कि अगर इसकी वैसे डेफिशिएंसी है। और अगर GP1B ग्लाइकोप्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो इसको हम कहेंगे बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। कुछ ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे इस रिसेप्टर पे आके लगती हैं और इसको इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, कि इस रिसेप्टर पे लगेंगी और ADP का जो रिसेप्टर वो इनहिबिट हो जाएगा। तो इसको हम कब यूज करते हैं, एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम में। एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम क्या क्या हो सकता है हमारे पास, स्टेमी, ठीक है जी, नॉन स्टेमी, एन स्टेमी, के ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफाक्शन, नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफाक्शन। तो ये जो हमारे पास एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम होता है ना, उसमें हम अर्ली सबसे पहले किसी बंदे को क्या करते हैं, ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी ड्रग हैं, क्लोपिडोग्रिल, क्लोपिडोग्रिल आ सकती है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास प्रेजोग्रिल, प्रेजोग्रिल। तो ये सारी हमारे पास ड्रग हैं जो कि हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, यहां तक जो बात थी प्राइमरी हेमोस्टेसिस की वो हो गई है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। शुरू हमने यहां से किया था कि अगर किसी बंदे को एंडोथेलियल डैमेज हुई है तो प्लेटलेट एक्टिवेशन होगी, और प्लेटलेट एक्टिवेशन होने के बाद हमारे पास थ्रोम्बस की तरफ प्रोसेस चलेगा, और दूसरा फाइब्रन हमारे पास, ये भी प्रोडक्शन फाइब्रन की होगी। तो फाइब्रन हमारे पास किस तरह से बनती है, फाइब्रन बेसिकली हमारे पास, फाइब्रिन, हमने फाइब्रिन बनानी है, और फाइब्रिन हमारे पास इसका फिर मैश वर्क बनेगा।
मैश वर्क, ठीक है। और ये मैश वर्क जो होगा इस तरह से अकोमोलेट होगा मैश वर्क। ये आपके पास ये जो हमने यहाँ पे प्लेटलेट इकट्ठी की है ना, तो इसको और ज्यादा हम सीमेंटिंग करने लगे हैं। अब हमारे पास ये जो अभी प्लग बना है ना, ये सॉफ्ट है, तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि लाइक का सीमेंटिंग काम करेगी, कि इसको और ज्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग करेगी। तो ये हमारे पास फाइब्रिन होती है। तो फाइब्रिन किस तरह से प्रोड्यूस होती है? हमारे पास फाइब्रिनोजेन जो होती है ना, फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट होती है फाइब्रिन में। और फाइब्रिनोजेन जो होती है वो हमारे पास सोलेबल होती है, और फाइब्रिन जो होगी वो इनसोलेबल होगी। तो शुरू में हमने ये बात की थी कि ये जो जितना भी प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं कि जो लिक्विड ब्लड होता है उसको सेमी सॉलिड और प्लस सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो सोलेबल हमारे पास कोई भी मटेरियल होता है वो तो सोलेबल हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, तो इसको हम इनसोलेबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि हमारे पास तीन पाथवे होते हैं। एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक, एक हमारे पास होगा एक्सट्रिंसिक, ठीक है, एक होगा हमारे पास इंट्रिंसिक, और एक जिसको हम कहते हैं कॉमन कॉमन पाथवे। इधर मैं लिख देता हूं कि कॉमन पाथवे है, कि जो कि दोनों में यूटिलाइज होगा। अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास किस तरह से एक्टिवेट होता है? हमारे पास टिश्यू फैक्टर जो है वो इसको रिलीज करवाता है। तो टिश्यू फैक्टर कहाँ से आता है? कि हमारे पास जब एंडोथीलियल ये जो सेल डैमेज होते हैं ना, एंडोथीलियल सेल, तो यहां से हमारे पास रिलीज होता है टिश्यू फैक्टर। और टिश्यू फैक्टर जो होता है वो मेन एक्टिवेटर है फॉर द एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो इसमें होगा क्या कि हमारे पास जो फैक्टर 7 है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा 7A में, ठीक है। अब अच्छा, ये जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर इंट्रिंसिक फैक्टर, ये जो मैं फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे जो फैक्टर होते हैं ना, वो ये प्रोटीन कोआगुलेशन फैक्टर्स जो हैं वो आपके पास लीवर से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो लीवर में हमारे पास ये बनते हैं, और यहाँ से ही ये प्रोटीन होती हैं जो कि कोआगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब ये जो 7A होगा, ये फर्दर हमारे पास किसको एक्टिवेट कर देता है? ये हमारे पास एक्टिवेट कर देता है फैक्टर 10 को, ठीक है जी। 10 जो होगा ना उसको कन्वर्ट कर देगा फैक्टर 10A में। ये बात है सारी। अब यहां से हम इसको इधर ले आते हैं, और फर्दर जो नेक्स्ट कॉमन पाथवे चलता है, कॉमन पाथवे कुछ इस तरह से चलता है कि ये जो 10A है वो आपके पास कन्वर्ट करेगा फैक्टर 2 को 2A में, ठीक है। और फिर ये जो 2A है वो आपके पास कन्वर्ट करेगा फैक्टर 1 को 1A में, ठीक है जी। अच्छा, ये जो फैक्टर 2 होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं भला? इसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ये हमारे पास होता है प्रोथ्रोम्बिन, और ये कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में, ठीक है। और ये जो थ्रोम्बिन है फिर वो आपके पास ये जो फैक्टर 1 होता है ना, तो ये आपके पास होती है फाइब्रिनोजेन, और ये फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट होती है फाइब्रिन में, ठीक है। और यही फाइब्रिन जो होती है वो आपके पास मैशवर्क बनाएगी, ताकि जो क्लॉट है वो आपके पास स्टेबलाइज हो सके। अच्छा जी, अब हमने बात कर ली एक्सट्रिंसिक फैक्टर की, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर से आगे कॉमन पाथवे जो है वो आपके पास दोनों में ही सेम होगा। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का फर्क होता है, लेकिन यहाँ पे एक ये बात है कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर के लिए हम चेक करने के लिए यहाँ पे कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम चेक करते हैं। हमारे पास इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है पीटी, जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। अब किसी बंदे के ब्लड में हम एक्सपोज करेंगे टिश्यू फैक्टर, तो टिश्यू फैक्टर एक्सपोज करने के बाद हम टाइम नोट करेंगे, ठीक है। तो अगर तो पीटी आपके पास इनहांस है, ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि कोagulation जो है वो नहीं हो रही। तो अगर पीटी हमारे पास नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि प्रोसेस जो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर का जो प्रोसेस है वो नॉर्मली हो रहा है। तो ये सारी बातें थी हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर से रिलेटेड, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास जो है ना, इंट्रिंसिक फैक्टर वो मेनली आपके पास स्टार्ट होगा 12 से, ठीक है जी।
12 को कन्वर्ट करेगा 12A में, और इसको कन्वर्ट करने के लिए मतलब कि जैसे हमने टिश्यू फैक्टर से इन्हांस करवाया, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्टिवेटेड प्लेटलेट। एक्टिवेटेड प्लेटलेट, तो प्लेटलेट पहले एक्टिवेट हो चुकी हैं, बिल्कुल हो चुकी हैं, ठीक है जी। तो वो इसको क्या करेंगी, 12 को एक्टिवेट कर देंगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फर्दर कोई भी नेगेटिव चार्ज हमारे पास प्रोडक्ट अगर ब्लड में है ना, नेगेटिव चार्ज प्रोडक्ट, तो मोस्ट कॉमनली हमारे पास उन्होंने सिलिका लिखा हुआ है, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये भी इसको एक्टिवेट कर देता है। अब फर्दर 12A जो होगा ये आपके पास कन्वर्ट होगा 11A में, तो ये कन्वर्ट करेगा 11 को 11A में, ठीक है जी। और फिर 11A हमारे पास जो होता है, ये आपके पास क्या करता है, ये आपके पास फैक्टर 9 को कन्वर्ट करता है 9A में, ठीक है। और ये जो 9A है फिर आपके पास कन्वर्ट कर देता है, मतलब आगे ये फर्दर इन्वॉल्व हो जाता है कॉमन पाथवे में। लेकिन यहाँ पे एक बात एडिशनल ये है कि इस 9A को 10 को आपके पास फैक्टर 10 को एक्टिवेट करवाने के लिए सिर्फ 9A नहीं चाहिए होता है, बल्कि यहाँ पे हमारे पास फैक्टर 8 होता है, ठीक है जी। फैक्टर 8, ये जो फैक्टर 8 है, फैक्टर 8 आपके पास क्या करवाएगा, वो इसको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये रह गई कि हाउ फैक्टर 8 जो है वो एक्टिवेट कैसे हुआ। ये जितने भी मैंने आपके पास क्लोटिंग फैक्टर लिखे हुए हैं ना, जिनके साथ ए है, इसका मतलब ये है कि एक्टिवेटेड है, पहले ये एक्टिवेटेड नहीं होते, जब ये एक्टिवेट होते हैं बाद में, मतलब कि ए इस चीज की आपके पास ये आप इस चीज को जाहिर कर रहा है कि ये एक्टिवेट हो चुके हैं। तो फैक्टर 8 को किस तरह से एक्टिवेट किया गया, तो हमारे पास ये जो 2A होता है, मतलब कि थ्रोम्बिन जो होता है ना, थ्रोम्बिन जो है वो आपके पास कौन कौन से काम करेगा, एक तो वो आपके पास इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है, फैक्टर ए को एक्टिवेट करेगा, ये पॉजिटिव मैंने कर दिया यहाँ पे कि ये फैक्टर 8 को एक्टिवेट करवाएगा। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टर 10 नहीं है, जो आपके पास फैक्टर 2 को 2A में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे भी एक को फैक्टर चाहिए जिसको हम बोलते हैं 5A। तो फर्दर हमारे पास यही जो 2 है ये इसको भी एक्टिवेट करवाता है, ठीक है। तो दो बातें हमें पता चल गई यहाँ से कि हमारे पास कहाँ कहाँ को फैक्टर चाहिए एक्टिवेशन के लिए। एक तो 9A को आपके पास को फैक्टर की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर 8A, ठीक है। और इसको कौन एक्टिवेट करवाता है, 2। और इसी तरह से फैक्टर 10 जब प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने लगता है तो उसको भी साथ को फैक्टर चाहिए 5A। तो 5A को कौन एक्टिवेट करता है, वो आपके पास करता है फैक्टर 2। ये आपके पास दोनों तरफ जो मैंने आपके पास ये स्काई कलर से प्रेजेंट कर दिया है। फर्दर नेक्स्ट ये बात है कि एक और फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं फैक्टर 13, ठीक है। और फिर ये कन्वर्ट होता है 13A में, और ये आपके पास क्या करता है कि ये जो मैशवर्क होता है ना, इसको प्रॉपर स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी होता है, प्रॉपर स्टेबलाइज करने के लिए फैक्टर 13A, ठीक है। और इस फैक्टर 13A को भी हमारे पास यही जो आपके पास थ्रोम्बिन है ना, इसको भी यही आपके पास क्या करवाता है, एक्टिवेट करवाता है, ठीक है। एक और फैक्टर को 9 को हमारे पास करवाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहां तक जो बात है उसको हम दोबारा से देखते हैं कि हमने दो फैक्टर्स एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर देखे थ्रोम्बस थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए, ठीक है जी। हमने एंड पे क्या करना था, हमने फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करना था फाइब्रिन में। तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर के लिए क्या चाहिए होता है, टिश्यू फैक्टर। तो सीधा 7A जो होता है वो 10A को एक्टिवेट कर देता है। फर्दर 10A आपके पास प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा, और थ्रोम्बिन जो होगा वो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी। क्रिस्टल क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर को एक्टिवेट होने के लिए एक्टिवेटेड प्लेटलेट चाहिए और एनी नेगेटिव चार्ज हमारे पास प्रोडक्ट चाहिए लाइक सिलिका, जिसके नतीजे में एंट्रिंसिक फैक्टर 12A फर्दर 11A को एक्टिवेट करेगा और फर्दर फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा। फैक्टर 9 फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है विद द यूज ऑफ को फैक्टर 8A,
ठीक है, जो कि एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन होगा तो फैक्टर 8 जो होगा वो एक्टिवेट होगा, और यही थ्रोम्बिन जो होगा वो फैक्टर 5 को भी एक्टिवेट करता है। यहाँ पे दो तीन चीज़ों का एडिशन कर लें आप, कि हमारे पास ये जो फैक्टर 8A है ना, ये मैंने कहा था कि हमारे पास वोन विलिब्रंड फैक्टर जो होता है ना उसके साथ पड़ा होता है। तो अब ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन जो होता है 2A जो एक्टिवेट जब हो जाता है, तो ये वॉन विलिब्रेंड फैक्टर को जाके वहां पे एंडोथेलियल सेल को जाके एक्टिवेट करता है, और यहां से फैक्टर 8 को रिलीज करवाता है। मेन इसका बेसिक जो है वो ये है, ये आपने याद करनी है, ठीक है। वॉन विलिब्रेंड फैक्टर जो होता है वो कभी भी अलहदा नहीं होता, बल्कि ये हमेशा फैक्टर 8 के साथ पड़ा होता है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब थ्रोम्बिन जाएगा तो इसको एक्टिवेट करेगा और इससे रिलीज करवाएगा। ठीक हो गया, एक बात होगी। प्लस हमारे पास, जैसे कि हमने एक्सट्रिंसिक फैक्टर के लिए डायग्नोस्टिक जो क्राइटेरिया था वो हमारे पास था पीटी, ठीक है, कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसका नॉर्मल हमारे पास वैल्यू होती है 11 से 13, हमारे पास नॉर्मल सेकंड टाइम होता है। अगर इससे ज्यादा होगा तो हमारे पास ये कंडीशन होगी कि उस बंदे का जो पीटी पीटी है वो ज्यादा है, मतलब कि थ्रोम्बस नहीं हो रही बल्कि ब्लीडिंग जो है वो हुई जा रही है, ठीक है। तो इसी तरह से इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए हमारे पास जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है वो हमारे पास होता है पीटीटी, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, और इसका नॉर्मल जो रेंज होती है वो आपके पास होती है 25 से 35 सेकेंड, ठीक है। इतनी देर अगर कोई ब्लीडिंग, किसी बंदे का इंट्रिंसिक फैक्टर नॉर्मल है, तो वो जो बंदा होगा वो 25-30 सेकंड से ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी उसकी, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अगर ज्यादा है इससे, तो इसका मतलब है कि इंट्रिंसिक फैक्टर में कोई मसला है जो कि प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा। अब यहां तक जो बात है, जो मेन बात मैंने आपको बतानी है, पहले ना एंटी थ्रोम्बन का भी बता दूं, फिर नेक्स्ट हम चलेंगे। अच्छा जी, हमारे पास एक, अब तो ये तो हमने थ्रोम्बस बना लिया, ठीक है जी, फाइब्रिन बना लिया, थ्रोम्बस मैशवर्क बन गया। हमारे पास थ्रोम्बोटिक एंटी थ्रोम्बोटिक प्रोटीन भी होती है, जिसको हम बोलते हैं एंटी थ्रोम्बिन 3, एंटी थ्रोम्बिन 3, ठीक है। और ये हमारे पास मेनली क्या करती है, ये जो प्रोटीन होती है ये एंटी थ्रोम्बोटिक है। तो ये आपके पास इनएक्टिवेट किस किस को करेगी, एक तो इसको इनएक्टिवेट करती है फैक्टर 2 को, और एक एंटी थ्रोम्बिन 3 एक्टिवेट करती है फैक्टर 10 को। तो मोस्ट कॉमनली हमारे पास ये फैक्टर 2 को, जिस तरह नाम से जाहिर है एंटी थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन कौन सा है, 2 है ना, तो 2A को इनएक्टिवेट करती है। यहाँ पे एमसीक्यूज ये है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपरिन। तो हेपरिन हमारे पास जो ड्रग होती है ना, हेपरिन, तो हेपरिन इसको इन्हांस करती है, इसकी एक्टिविटी को इन्हांस कर देगी, ठीक हो गया। तो मोस्ट कॉमनली हम कब देते हैं ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब अगर बॉडी में कोagulation ज्यादा हो रही है, कोई भी ऐसी कंडीशन है, तो उसमें हम हेपरिन देंगे। तो हेपरिन एंटी थ्रोम्बिन 3 को इन्हांस कर देती है, जो कि फर्दर नेक्स्ट जाएगी, नेक्स्ट हमारे पास थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। यहां तक बात हो गई है। अब एक और प्रोसेस, एक और हमारे पास पाथवे चलता है जिसको हम बोलते हैं काइनिन पाथवे। इसको थोड़ा सा देख लें कि हमारे पास ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ना उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजेन जो होगी ना, वो हमारे पास कन्वर्ट होगी ब्रेडिकाइनिन में, ब्रेडिकाइनिन में, ठीक है। और इसको कन्वर्ट कौन सी प्रोडक्ट होती है जो इसको कन्वर्ट करती है, वो आपके पास होती है कैलिकायरिन। कैलिकायरन इसको कन्वर्ट करती है, लेकिन कैलिकायरन आपके पास प्री कैलिकायरन पड़ी होती है, प्री कैलिकायरन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर 12A है ना, 12A, वो इसको एक्टिवेट करता है। जब इसको एक्टिवेट करता है प्री कैलिकायरन, तो ये कन्वर्ट हो जाती है कैलिकायरन में, और कैलिकायरन हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेनोजेन को कन्वर्ट करती है ब्रेडिकाइनन में। और ये प्रोसेस कब होता है, ये आपके पास प्रोसेस होता है ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन,
इन्फ्लामेशन की कंडीशन में। और ब्रेडिकाइनिन का क्या काम है, हमारे पास इसके 3 काम होते हैं। कौन कौन से आप लोगों को पता है कि हमारे पास यहाँ तो ये क्या करवाएगा, वेजोडाइलेशन, या आपके पास वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करवा देगा, या आपके पास इंक्रीज पेन। ठीक है, तो ब्रेडिकाइनिन का ये काम होता है। अब यहाँ पे रिलेट एमसीक्यूज ये आ सकता है कि हमारे पास ये जो ब्रेडिकाइनिन है ना, इसको ब्रेकडाउन, इसकी ब्रेकडाउन करवाता है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो इसकी ब्रेकडाउन करवाता है। ठीक है, अगर मतलब कि इसको ये माइनस इसको इनहिबिट करता है। अगर कोई बंदा एस इनहिबिटर्स ले रहा है, एस इनहिबिटर्स, तो एस इनहिबिटर्स का क्या काम होता है कि एस को मारना। कि अगर एस को बंद कर दिया जाएगा तो ब्रेडिकाइनिन जो होगा ऐसी कंडीशन में हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एस नहीं है। तो ब्रेडिकाइनिन एस की कंडीशन में, अगर एस ले रहा है कोई बंदा, एस इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स की कंडीशन में ब्रेडिकाइनिन ज्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया, और ये कंडीशन आपके पास कहलाती है एंजियोअडीमा, एंजियोडीमा। ठीक है, और ड्राई कफ के साथ पेशेंट जो मिलता है अगर कोई एस इनहिबिटर ले रहा है, क्योंकि ब्रेडिकाइनिन उसकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है। इसी से रिलेटेड हमारे पास C1 इनहिबिटर। ठीक है जी, इनहिबिटर प्रोटीन, ये आपके पास C1 इनहिबिटर प्रोटीन जो होती है ना, ये बॉडी में होती है और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर किसी बंदे की बॉडी में, और ये भी क्या करती है, ब्रेडिकाइनिन को इनहिबिट करती है। अगर किसी बंदे की बॉडी में C1 इनहिबिटर की डेफिशिएंसी है, इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो उस बंदे की बॉडी में भी ब्रेडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और ये भी एंजियो अडीमा के साथ मिलेगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि बार बार ये रिलेट होंगी। नेक्स्ट जब इम्यूनोलॉजी पे जाएंगे तो वहां आप पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो काइनन पाथवे ना उसी के साथ रिलेट है ये। अच्छा, अब हमने बात की है यहाँ तक, तो इसके बाद हमारे पास अब ये जो, जब ये जो प्रोसेस हमारे पास ये जो चलता है ना, ब्रेडिकाइनिन का प्रोसेस जो चलता है, ये क्यों मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये आपके पास यही प्रोसेस जो है आपके पास रिस्पॉन्सिबल है इंट्रिंसिक फैक्टर की एक्टिवेशन के लिए। ठीक है जी, इंट्रिंसिक फैक्टर की एक्टिवेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है कि जब ये एक्टिवेट होगा तो ऐसी कंडीशन में ही आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर जो होगा वो एक्टिवेट होगा। अगर ये प्रॉपर प्रॉपर नहीं चल रहा ना, तो इसके नतीजे में आपके पास नई कोगुलेशन का प्रोसेस जो होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमने जो बातें की हैं अभी तक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर के रिलेटेड सारी बातें हो गई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के, हमारे पास एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी जो है ना वो किस तरह से होगी। कि ये तो सारा प्रोसेस हमने करवा लिया है, अब ऐसा तो नहीं होता कि हमारे पास यही प्रोसेस चलता रहे, तो इस तरह तो कोआगुलेशन हो जाएगी। तो ओवर कोआगुलेशन होने की वजह से हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो आपके पास अगर कोआगुलेशन हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्लॉट बना है, तो क्लॉट बनने के बाद जो एक्सेस वाला पार्ट होगा ना, जो एक्सेस पार्ट है वो सारा रिमूव होगा। ठीक है, जितनी आपके पास वहां पे स्पेस जरूरत है सिर्फ वो कवर होगी। इसके अलावा जो फर्दर आपके पास जो फर्दर आपके पास क्लॉट होगा ना वो सारे का सारा रिमूव कर दिया जाएगा। और इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फाइब्रिनोलिटिक फाइब्रिनोलिटिक ठीक है जी, ये हमारे पास प्रोटीन जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, फाइब्रिनोलिटिक प्रोटीन जो कि फाइब्रिन को आके तोड़ेंगी और आपके पास एक्सेस में जो क्लॉट बना है उसको खत्म करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास प्लाज्मिनोजेन प्लाज्मिनोजेन जो है वो कन्वर्ट होता है प्लाज्मिन में। ठीक है, और ये प्लाज्मिनोजेन जो प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर टीपीए। और ये टीपीए जो है वो कहाँ से आता है, वो आपके पास एंडोथीलियल सेल से आता है। तो एंडोथीलियल सेल इसको रिलीज करवाते हैं। और फर्दर ये जो प्लाज्मिनोजेन है ये आपके पास लीवर से आएगी। और प्लाज्मिन तो सारी जाहिर बात है फिर लीवर से, क्योंकि प्लाज्मिनोजेन। तो ये आपके पास प्लाज्मिन जो है, प्लाज्मिन का क्या काम है, प्लाज्मिन हमारे पास क्या करवाएगा कि यहाँ पे एक्ट करेगा और जो आपके पास फाइब्रिन है, फाइब्रिन कोई ब्रेकडाउन करवाएगा किन दो चीजों में, आपके पास फाइब्रिन डिग्रेड प्रोडक्ट्स एफडीपी
ठीक है जी। और उसके अलावा डी डाइमर्स, ये सारी बात है जिसके बारे में एमसीक्यूज आएगा कि व्हाट इज डी डाइमर्स और व्हाट इज फाइब्रिन फाइब्रिन डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स। अब ये जो डी डाइमर्स है ना, जो मैंने कहा था कि आपके पास फैक्टर 13 है, ठीक है। फैक्टर फैक्टर 13 का काम ये है कि वो आपके पास डी डाइमर्स बनवा देता है। कैसे डी डाइमर्स बनवाएगा कि आपके पास जो फाइब्रिन आपस में इकट्ठी होती है, जो मैश नेटवर्क बनाती है ना, तो मैश नेटवर्क बनाने के बाद आपके पास उसमें स्पेसिफिक एक सीक्वेंस में प्रोडक्ट जो होती है ना, प्रोटीन्स पड़ी होती हैं, मतलब आपस में वो अटैच होती हैं। किस तरह से अटैच होती हैं? हमारे पास ई और फर्दर हमारे पास डी, ये आपके पास इस तरह से अरेंजमेंट होती है। जो आपके पास ये मैशवर्क बनता है, फर्दर आपके पास ई प्रोटीन और फर्दर आपके पास डी प्रोटीन, फर्दर डी प्रोटीन। तो जब फैक्टर 13 आया तो फैक्टर 13 पता क्या करता है? ये ई को डी के साथ इस तरह से अटैच करवा देता है, ठीक है। ये ई डी आपस में इस तरह से एक ट्राइएंगल की शक्ल में अटैच करवा देता है, मतलब कि उसके बॉन्ड को बढ़ा देता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ई और डी, ये जो डोमेन्स पड़ी होती हैं, क्रॉस लिंकिंग ऑफ फाइब्रिन, ये जो पड़ी होती हैं, अब इसमें ये जो क्रॉस लिंकिंग बनती है ना, इसमें कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनती है ई, ठीक है जी, और +2D, ये भी डी और ये भी डी, तो इसके दरमियान हमारे पास इस तरह से बॉन्ड बन जाता है। तो ये आपके पास एक डी डाइमर है जिसमें एक ई डोमेन है और 2D डोमेन्स हैं, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं डी डाइमर्स। और ये बनी क्यों? ये बनी हमारे पास फैक्टर 13 की वजह से। अब फाइब्रिन जो था वो हमारे पास कन्वर्ट हो रहा था फाइब्रिन डी ग्रेड प्रोडक्ट्स और प्लस डी डाइमर्स, और प्लाज्मिन इसको कन्वर्ट कर रहा था। अगर किसी बंदे की बॉडी में क्लॉट बना है, ठीक है, आफ्टर क्लॉट, ठीक है, तो इस कंडीशन में डी डाइमर्स इंक्रीज होंगे, ठीक हो गया। अब ऐसा भी होता है कि अगर किसी बंदे की बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन नहीं है, क्लॉट नहीं बना, ठीक है, प्लाज्मिन आया और प्लाज्मिन ने आके क्या काम करना शुरू कर दिया? फाइब्रिनोजेन को तोड़ना शुरू कर दिया, किस में? फाइब्रिन डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और इसके साथ डी डाइमर्स नहीं बने। डी डाइमर्स कब बनते थे? फाइब्रिनोजेन तो नॉर्मली वैसे ही पड़ी होती है बॉडी में, ठीक है, ये तो आपके पास सोलेबल होती है, तो ये आपके पास क्लॉट की कंडीशन नहीं है, ये आपके पास क्लॉट की कंडीशन नहीं है, तो ये तो वैसे ही है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फाइब्रिन डिग्रेड प्रोडक्ट्स मिल रही हैं विद नो डी डाइमर्स, ठीक है, तो ये कंडीशन आपको इस तरफ ले जाएगी कि बंदे की बॉडी में जो प्लाज्मिन का लेवल है या प्लाज्मिन की एक्टिविटी जो है ना, वो ज्यादा है। तो जिसके नतीजे में प्लाज्मिन ओवर एक्टिवेट हुआ है, जो कि नॉर्मल फाइब्रिनोजेन को भी तोड़ के फाइब्रिन डी ग्रेड प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहा है। अगर किसी बंदे की बॉडी में फाइब्रिन डी ग्रेड प्रोडक्ट्स प्लस डी डाइमर्स, ये दोनों आपके पास डी डाइमर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये हमारे पास कंडीशन होगी क्लॉट फॉर्मेशन। आफ्टर क्लॉट फॉर्मेशन लाइक डीवीटी, पीई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो इसमें आपके पास डी डाइमर्स हमेशा बढ़ेंगे। अब कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जिस कंडीशन में हमारे पास प्लाज्मिन की एक्टिविटी बढ़ जाती है? तो हमारे पास प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर की कंडीशन में हमारे पास यूरोकाइनेज जो है वो वो रिलीज करता है, प्रोस्टेट के कैंसर सेल यूरोकाइनेज रिलीज करेंगे, और यूरोकाइनेज आपके पास प्लाज्मिनोजेन को इसी यहाँ पे काम करेगा। यूरोकाइनेज जो होगा वो प्लाज्मिनोजेन को ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मिन में बढ़ा देगा, कन्वर्ट कर देगा, और इस कंडीशन में फाइब्रिन नहीं होगी, क्योंकि फाइब्रिन तो बनी नहीं, वो सिर्फ फाइब्रिनोजेन को तोड़ के फाइब्रिन डी ग्रेड प्रोडक्ट्स जो होंगी उनमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये थी आज की जो हमारे पास थ्रोम्बस फॉर्मेशन के रिलेटेड जो बातें थी, वो सारी हमने पढ़ ली हैं।